नमस्कार, आप सभी का स्वागत है आरंभ क्लासेस में। मैं हूं नमन परसाई और आज हम डिस्कस करने वाले हैं करंट अफेयर्स। आज की डेट है 26 मार्च 2023। टॉपिक काफ़ी महत्वपूर्ण है। हमने कुछ ऐसे क्वेश्चन कवर किए हैं जिनकी हर एग्जाम में आने की संभावना है, इसलिए ध्यान से पढ़ना है और फोकस करके पढ़ना है, और हो सके तो उसके नोट्स भी आपको मेंटेन करके चलना है। चलिए शुरुआत करते हैं। ये हमारी वेबसाइट है arambclass.com। यहाँ पर आपको सभी एग्जाम की टेस्ट सीरीज यहाँ पर अवेलेबल है। लगभग 1200 एग्जाम इसमें कवर है। सभी जो टेस्ट सीरीज है बाइलिंगुअल है, यानी हिंदी और इंग्लिश दोनों में कवर किया गया है। चलिए, अभी हाल ही में MPPSC की वैकेंसी आ चुकी है। 21 मई को उसका पेपर है, तो उसकी भी टेस्ट सीरीज हमने लॉन्च की है। देखिए इसकी विशेषता क्या है। जो टेस्ट सीरीज है इसकी विशेषता आपके सामने है। देखिए इसमें लगभग 200 टेस्ट इसमें कवर किए गए हैं। 200 टेस्ट इसमें अवेलेबल है। 21,000 प्लस क्वेश्चन इसमें कवर किए गए हैं। हिंदी और इंग्लिश दोनों में एक आपको क्वेश्चन मिलेंगे। दोनों में ही आपको टेस्ट सीरीज प्राप्त होगी, उत्तर एवं व्याख्या सहित। जो आपकी टेस्ट सीरीज है इसमें आपको आंसर और इसमें सॉल्यूशन भी आपको मिलेगा। इसका 60 आपके मॉक टेस्ट है, 60 मॉक टेस्ट है। इसके अलावा MPGK के आपके 600 प्रश्न अलग से मिलेंगे आपको। इसके अलावा आपको 600 क्वेश्चन मिलेंगे हिंदी और इंग्लिश दोनों में अवेलेबल। इसके अलावा प्रीवियस ईयर पेपर आपको मिलेंगे। इसमें सन 2000 से लेकर वर्तमान तक जितने भी आपके एग्जाम हुए सबको उसमें कवर किया गया है। और जो आपका करंट अफेयर है मंथ वाइज इसमें क्वेश्चन कवर किए गए हैं। ठीक, 2019 से लेकर वर्तमान तक यानी 2023 तक इसमें पूरा आपका जो करंट अफेयर है इसको कवर किया गया मंथ वाइज। इसमें क्वेश्चन विद सॉल्यूशन इसमें कवर किया गया। ठीक, तो काफ़ी अच्छे पैकेज है, काफ़ी कम प्राइस में है। 90 दिनों का आपका पैकेज रहेगा मात्र 399 में। तो आज ही इसे परचेस करें और आपकी तैयारी शुरू करें। चलिए, ये हमारी एप्लीकेशन है, इसकी लिंक भी डिस्क्रिप्शन में है, तो वहां से आप इसे डाउनलोड कर सकते हैं और आपकी तैयारी को शुभारंभ कर सकते हैं। चलिए, सबसे पहला क्वेश्चन आपके सामने है कि विश्व उपभोक्ता अधिकार दिवस कब मनाया जाता है। इसका आंसर है 15 मार्च को वर्ल्ड कंज्यूमर राइट डे मनाया जाता है। 15 मार्च क्वेश्चन आया है और आने की संभावना है। हिमाचल प्रदेश के नए मुख्यमंत्री किसको चुना गया है। इसका आंसर है सुखविंदर सिंह सुक्खू। ये देखिए आपके सामने फोटो। आप देखिए, सबसे पहले बात करते हैं हिमाचल प्रदेश की। ये देखिए, ये हिमाचल प्रदेश है, ये चाइना है। ठीक, तो चाइना की बाउंड्री टच होती है हिमाचल से, या हिमाचल की बाउंड्री टच होती है चाइना से। क्वेश्चन पूछा गया है। हिमाचल के नॉर्थ में लद्दाख है, यहाँ पर जम्मू कश्मीर है। इसके वेस्ट में देखेंगे तो यहाँ पंजाब है, यहाँ पर हरियाणा है। इसके सबसे नीचे यहाँ पर उत्तराखंड है। ठीक, तो 5 राज्य जो है इससे सीमा बनाते हैं और एक देश यानी चाइना जो है इससे सीमा टच होती है। ठीक, चलिए अब बात करते हैं हिमाचल के बारे में, थोड़ी सी बात कर लेते हैं। देखिए यहाँ पर बात करें तो भैया 1 नवंबर 56 में यूटी के रूप में इसकी स्थापना हुई। 25 जनवरी 1971 में राज्य के रूप में इसको स्थापित किया गया। शिमला इसकी समर कैपिटल है, धर्मशाला इसकी विंटर कैपिटल है। सबसे बड़ा जो सिटी है शिमला है, 12 जिले इसमें आते हैं। ठीक, राज्यपाल की बात करें तो शिव प्रताप शुक्ला राज्यपाल हैं। सुखविंदर सिंह सुक्खू यहाँ के मुख्यमंत्री है जो कांग्रेस से आते हैं। 68 विधानसभा सीट हैं, 3 राज्यसभा सीट हैं और 4 जो है लोकसभा सीट। इतना पर्याप्त है। क्वेश्चन बनते हैं, ध्यान से पढ़ना है इसको। चलिए, अगला क्वेश्चन आपके सामने है कि श्री पीताम्बरा पीठ मंदिर कहाँ स्थित है। तो आंसर इसका है दतिया, मध्य प्रदेश में इसकी स्थापना की गई है। चलिए, अगला है एशिया का सबसे बड़ा कंप्रेस्ड बायोगैस प्लांट कहाँ स्थापित किया जा रहा है। केरल, पंजाब, मध्य प्रदेश या इनमें से कोई नहीं। इसका आंसर पंजाब है। देखिए पंजाब में इसकी स्थापना, देखो ये प्लांट है, इसकी स्थापना की गई है। देखो इसकी स्थापना करते हुए, अब देखिए अब जान लेते हैं कि इसकी स्थापना कब और कहाँ हुई है। तो 18 अक्टूबर 2022 को इसकी स्थापना हुई है। किसने की? हरदीप सिंह पुरी। ये सामने खड़े हैं आपके, ये हरदीप सिंह पुरी हैं। ये पेट्रोलियम मंत्री हैं। ये भगवंत मान है मुख्यमंत्री पंजाब के। कहाँ पर स्थापित हुआ है? तो स्थापित हुआ है पंजाब के संगरूर में इसकी स्थापना की गई है। तो किसने स्थापना की? देखो ये फोटो है, वर्बियो। तो भैया वर्बियो एजी एक जर्मनी कंपनी है, जर्मनी बायो एनर्जी कंपनी है वर्बियो एजी। ठीक, तो कहां पर स्थापित हुआ है? पंजाब के संगरूर में स्थापित हुआ है। कब स्थापित हुआ है? 18 अक्टूबर 2022 को। किसने इसकी स्थापना करी? हरदीप सिंह पुरी ने इसकी स्थापना करी है। और वर्बियो एजी जो है जर्मनी कंपनी, इसके माध्यम से इसकी स्थापना की गई है। बात क्लियर है? चलिए अब जान लेते हैं कि इसकी स्थापना क्यों की गई है, इसका उद्देश्य क्या। देखो वर्तमान में क्या होता है, किसान
मतलब फसल कटने के बाद में, फसल कटने के बाद में जो अवशेष बच जाता है उसको बोलते हैं पराली, उसको बोलते हैं पराली। अब इसको साफ करने का, ये जो पराली होती है इसको साफ करके ही अगली फसल को बोया जाता है, तो उसको साफ करना आवश्यक होता है। अब इसको साफ करने का सबसे आसान तरीका होता है कि इसको जला दिया जाए। ठीक, अब इससे समस्या क्या होती है? इससे पर्यावरण प्रदूषण की समस्या उत्पन्न होती है। ठीक, इन्वायरमेंटल पोल्यूशन, और इससे एयर पोल्यूशन भी काफ़ी बड़ी समस्या होता है, इससे एयर पोल्यूशन भी होता है। बात क्लियर है? अब इससे वर्तमान में पंजाब और दिल्ली इससे काफ़ी परेशान है। तो इस समस्या को समाधान, ये जो इन्वायरमेंटल पॉल्यूशन है और जो एयर पॉल्यूशन की समस्या को समाप्त करने के लिए पंजाब सरकार ने एक रास्ता निकाला। इन्होंने एक ऐसे प्लांट की स्थापना करी, जिस प्लांट के माध्यम से पराली जो है, देखो बेसिकली पंजाब सरकार ने ऐसे प्लांट की स्थापना करी जो पराली के माध्यम से बायोगैस का निर्माण कर सकता है। बात क्लियर है? पंजाब सरकार ने ऐसे प्लांट की स्थापना करी जो पराली के माध्यम से बायोगैस का निर्माण कर सकता है। और अगर ऐसा होता है तो इससे क्या होगा, इससे कितने लाभ होंगे? देखो आप, ये जो सरकार ने प्लांट की स्थापना करी है इसके लाभ क्या? देखो, इससे लाभ ये है कि वर्तमान में जो पर्यावरण प्रदूषण हो रहा है, जो एयर पॉल्यूशन हो रहा है, उसकी समस्या समाप्त होगी। बात क्लियर है? ठीक, किसानों की इनकम बढ़ेगी, इससे। क्यों बढ़ेगी? क्योंकि सरकार जो है अपने प्लांट में पराली का उपयोग करने के लिए किसानों से परचेस करेगी, तो किसानों की इनकम बढ़ेगी। ठीक, सरकार जो है इसके माध्यम से बायोगैस का निर्माण करके इसको मार्केट में बेचेगी, तो सरकार की इनकम बढ़ेगी, और इससे मार्केट में जो बायोगैस का सप्लाई बढ़ेगा। ठीक, तो एयर पोल्यूशन की समस्या समाप्त होगी, किसानों की इनकम बढ़ेगी, सरकार की इनकम बढ़ेगी, और मार्केट में बायोगैस का सप्लाई बढ़ेगा। ठीक, तो बेसिकली जो पराली है इससे एयर पोल्यूशन हो रहा था, तो सरकार ने एक प्लांट की स्थापना करी जो पराली के माध्यम से बायोगैस का निर्माण करेगी, और जो वर्तमान में समस्या पंजाब दिल्ली में उसका समापन हो पाएगा। ठीक, चलिए आगे बढ़ते हैं। अब देखिए, अब जो आपका प्लांट है काम कैसे करेगा? देखो, कन्वेयर बेल्ट के जरिए, एक बेल्ट होता है जो लगातार घूमता होता है, लगातार ऐसे अपने आप मूव होता है, तो कन्वेयर बेल्ट के जरिए पराली के भारी गट्ठरों को क्रशिंग मशीन में भेजा जाएगा। जो क्रशिंग मशीन है तो उसमें कन्वेयर बेल्ट के माध्यम से इन गट्ठरों को वहाँ पे भेजा जाएगा। तो ये आपके पूरे गट्ठर हैं। ठीक है, देखो ये देखिए, ये जो बड़े बड़े आपके पराली के गट्ठे हैं, ठीक, तो उनको कन्वेयर बेल्ट के माध्यम से, एक ऐसा देखो ऐसा बेल्ट होता है, एक ऐसा बेल्ट जो लगातार घूमता होता है ऐसे। ठीक, तो यहाँ पर गट्ठे रखेंगे, यहाँ मशीन है आपकी। ठीक, तो इन बेल्ट के माध्यम से ये जो बड़े गट्ठे हैं, इन बेल्ट के माध्यम से इन गट्ठों को मशीन में डाला जाएगा। अब इसमें क्या होगा? ठीक, बेल्ट के जरिए पराली भारी गट्ठरों को क्रशिंग मशीन में भेजा जाएगा। ये क्रशिंग मशीन जो है पराली को बुरादे में कन्वर्ट करेगा। ये जो क्रशिंग मशीन है इन गट्ठरों को बुरादे में कन्वर्ट करेगा। अब क्या होगा? बुरादे को, ये जो बुरादा यहाँ बन गया है, इस बुरादे को गोबर के पानी के साथ मिलाकर रखा जाएगा। ठीक, ये जो क्रशिंग मशीन है इन पराली को सबसे पहले बुरादे में कन्वर्ट करेगा। अब इस बुरादे को गोबर के पानी के साथ में रखा जाएगा। अब क्या होगा? बैक्टीरिया, अब क्या होगा इसके बाद में? बैक्टीरिया के जरिए बायोगैस की बनाई जाएगी। ठीक है, बात क्लियर है आपको? जो आपका पराली है यहाँ पर उसको बुरादे में कन्वर्ट किया जाएगा। अब उस बुरादे को गोबर के पानी के साथ में मिक्स किया जाएगा। अब इसके बाद में जो मिक्स किया गया है इसमें बैक्टीरिया के जरिए, ये जो आपका मिक्स किया गया है इसमें बैक्टीरिया डालकर को मिलाकर इससे जो है बायोगैस का निर्माण किया जाएगा। ठीक, अब इस तरह से पराली के जरिए बायोगैस का निर्माण किया जाता है। अब ये जो बायोगैस है इस बायोगैस को कंप्रेस्ड करके सीएनजी की तरह गाड़ियों में इस्तेमाल किया जा सकता है। तो इससे काफ़ी बड़ी समस्या का समाधान निकलने वाला है। चलिए, अब इसकी क्षमता कितनी है, देखो इसकी कैपेसिटी कितनी है। तो इस संयंत्र की बात करें, इसकी कैपेसिटी की बात करें, इस संयंत्र से संबंध देखो, तो इस संयंत्र की स्थापना 220 करोड़ रुपए से प्रत्यक्ष विदेशी निवेश, जर्मनी की कंपनी है, तो उसके माध्यम से इसकी स्थापना की। ठीक, तो 220 करोड़ रुपए के प्रत्यक्ष विदेशी निवेश एफडीआई के माध्यम से इसकी स्थापना की गई है।
20 एकड़ क्षेत्र में स्थापित है, 20 एकड़ का बड़ा क्षेत्र में इसको स्थापित किया गया है। वर्तमान में इसकी 6 टन की क्षमता है, पर डे की इसकी 6 टन की क्षमता है, लेकिन शीघ्र ही उत्पादन 33 टन प्रतिदिन की अधिकतम क्षमता तक पहुंचाने की उम्मीद है। तो बेसिकली इस प्लांट की क्षमता है 33 टन प्रतिदिन, बात क्लियर है। लेकिन वर्तमान में 6 टन ही इसका इसकी प्रोडक्शन हो रहा है, बात क्लियर है। चलिए अब अगला क्वेश्चन आपके सामने कि मिशन इंद्रधनुष कब शुरू किया गया था? 18, 10, 13, 14। इसका आंसर है 14 में। ठीक, तो बेसिकली 7 बीमारियों के लिए इसमें वैक्सीन देते हैं। इसमें 7 बीमारियों के लिए इम्यूनिटी को डेवलप करते हैं इसमें, और इसकी स्थापना हुई है 2014 में, बात क्लियर है। अब 7 बीमारी इसमें कवर की गई है, तब इसको बोलते हैं इंद्रधनुष। 7 रंग के समान इसमें होते हैं, तो बेसिकली इसके अंतर्गत 7 बीमारियों को इसमें कवर किया गया है। वो 7 बीमारी इस प्रकार से देखें जरा इसमें, सबसे डिप्थेरिया, टिटनेस, पर्टुसिस, इसको बोलते हैं वूपिंग कफ, ठीक, ट्यूबरक्लोसिस, पोलियो, हेपेटाइटिस बी और मीसल्स। ठीक, तो 7 बीमारियों के लिए इसमें इम्यूनिटी को डेवलप किया जाता है। ठीक, चलिए अब देखें जरा इसको, ये देखिए देश के 2 साल तक के बच्चों और गर्भवती महिलाओं को 90% पूर्ण टीकाकरण कवरेज प्रदान करने हेतु स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय, कौन सा मंत्रालय है? स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय द्वारा 25 दिसंबर 2014, कब? 25 दिसंबर 2014 में इसकी स्थापना की गई थी, को मिशन इंद्रधनुष को आरंभ किया गया था। बात क्लियर है, तो किसने किया और कौन सा मंत्रालय इसमें शामिल है और डेट क्या है? इस कार्यक्रम के तहत भारत में सामाजिक, आर्थिक और सांस्कृतिक रूप से और भौगोलिक क्षेत्र में बच्चों का टीकाकरण सुनिश्चित किया जा रहा है। बात क्लियर है। इससे उसका उद्देश्य क्या? ताकि देश के आर्थिक रूप से कमजोर क्षेत्र के बच्चों और गर्भवती महिलाओं को विभिन्न जानलेवा बीमारियों से बचाया जा सके। ठीक, ये इसका उद्देश्य है। अब इसके बारे में और जानकारी आपको पढ़ना है तो आपके सामने ये स्लाइड। चलिए आगे बढ़ते हैं। राष्ट्रीय टीकाकरण दिवस कब मनाया जाता है? इसका आंसर है 16 मार्च को राष्ट्रीय टीकाकरण दिवस मनाया जाता है। चलिए अब देखिए, भारतीय विशिष्ट पहचान प्राधिकरण किस मंत्रालय के अंतर्गत काम करता है? इसका आंसर है इलेक्ट्रॉनिक व सूचना मंत्रालय। कॉमन सेंस की बात है। अब देखिए, ये आपका है यूनिक आइडेंटिफिकेशन अथॉरिटी ऑफ इंडिया, भारतीय सरकार। ठीक, तो किसके अधीन आता है? इसका आंसर क्या है? इलेक्ट्रॉनिक व सूचना मंत्रालय। क्वेश्चन पूछा गया है, आगे भी आने की संभावना है। चलिए अब देखें, भारत में नए अमेरिकी राजदूत किससे नियुक्त किया गया है? तो उसका आंसर क्या है? एरिक गारसेटी को भारतीय अमेरिकी राजदूत नियुक्त किया गया है। बात क्लियर है। ये देखिए, इनकी फोटो आपके सामने। अब देखिए जरा, अगला क्वेश्चन है कि किस नाटो देश ने सबसे पहले यूक्रेन को MiG-29 लड़ाकू विमान देने की घोषणा की है? क्वेश्चन क्या है कि जो नाटो एक संस्था है, तो उसमें से किस देश ने सबसे पहले यूक्रेन को MiG-29 देने की घोषणा की है? बात क्लियर है। पोलैंड, इटली, अमेरिका और फ्रांस। ठीक, चलो तो ये आपका लड़ाकू विमान। इसका आंसर है कि पोलैंड, जो कि नाटो का सदस्य है। इसका आंसर पोलैंड है। पोलैंड जो कि नाटो का सदस्य है, तो उसने पहली बार, वो पहला देश है नाटो का जिसने यूक्रेन को MiG-29 देने की घोषणा की है। अब चलो बात करते हैं कि नाटो है क्या। ठीक, इसका नाम है नॉर्थ अटलांटिक ट्रीटी ऑर्गेनाइजेशन। जो नॉर्थ अटलांटिक ओशियन है, तो उसका नॉर्थ वाला पार्ट, तो नॉर्थ अटलांटिक ओशियन में जितने भी देश आते हैं उनको मिलाकर एक संधि की गई है, और उसके माध्यम से एक संस्था का निर्माण किया गया है। उसको बोलते हैं नॉर्थ अटलांटिक ट्रीटी ऑर्गेनाइजेशन। बात क्लियर है। अटलांटिक ओशियन का नॉर्थ वाला पार्ट, तो वहां जो देश आते हैं उनके माध्यम से इसका स्थापना की गई है। 4 अप्रैल 1949 को इसकी स्थापना की गई है। ठीक, 30 कंट्री इसके मेंबर हैं, 30 देश जो है इसमें शामिल हैं, इंक्लूडिंग द यूनाइटेड स्टेट, कनाडा एंड मच ऑफ यूरोप। यूरोप और नॉर्थ यूएसए का पार्ट इसमें कवर है। इसके मिशन क्या है? टू प्रमोट पीस एंड सिक्योरिटी इन द नॉर्थ अटलांटिक रीजन थ्रू कलेक्टिव डिफेंस एंड पार्टनरशिप इनिशिएटिव। यानी जो आपका नॉर्थ अटलांटिक वाला पार्ट है, वहां पर शांति और सुरक्षा की स्थापना करना सबके सहयोग से
हेडक्वार्टर की बात करें तो ब्रुसेल्स बेल्जियम में इसका हेडक्वार्टर है। इसके हेड कौन है? जेंस स्टोल्टेनबर्ग इसके हेड हैं, जो कि 2014 से लेकर वर्तमान तक 2024 तक ये रहने वाले हैं। ठीक, चलिए इसके बाद बजट की बात करें, 2 बिलियन डॉलर इनका बजट है। ठीक, चलिए आगे बढ़ते हैं। अब देखिए ये इसके देश है, तो ये 30 देश इसमें शामिल हैं। ये 30 देश हैं देखो। तो बेसिकली ये जो है ना, ये आपका दो है, ये अटलांटिक ओशन यहाँ पर है। ठीक है, ये देखो ये अटलांटिक ओशन है। ये देखिए ये अटलांटिक ओशन यहाँ पर है, अटलांटिक ओशन। ये पूरा जो है अटलांटिक ओशन है। ठीक, या ये आपका जो पार्ट है ये वाला, ये आपका नॉर्थ अटलांटिक एशियन है, ये आपका साउथ है। ठीक, तो ये है नॉर्थ अटलांटिक एशियन। तो इसका फुल फॉर्म क्या है? नॉर्थ अटलांटिक ट्रीटी ऑर्गेनाइजेशन। यानी नॉर्थ अटलांटिक में जितने भी देश आते हैं उनको मिलाकर एक संधि की गई है और उसके माध्यम से संस्था का निर्माण किया गया। ठीक, अब नॉर्थ अटलांटिक यानी आपका नॉर्थ यूएसए, तो नॉर्थ यूएसए में कनाडा और यूएसए को उसमें शामिल किया गया है इन 30 देश के अंतर्गत। ठीक, देखिए यहाँ पर आपका यूरोप आता है। ठीक, तो बेसिकली जो नाटो है इसके अंतर्गत यूएसए, इसमें यूएसए, नॉर्थ यूएसए प्लस यूरोप के 30 देश इसमें शामिल हैं। ठीक, नाटो में बेसिकली नॉर्थ यूएसए और यूरोप के 30 देश इसके अंतर्गत आते हैं। नॉर्थ यूएसए की बात करें तो यहाँ पर आपका कनाडा और यूएसए आता है। बाकी यूरोप की बात करें तो इसमें आपका नॉर्वे, आइसलैंड, जर्मनी, नीदरलैंड, यूके, बेल्जियम, लग्जमबर्ग, फ्रांस, है ना, पुर्तगाल, स्पेन, ये सारे आपके देश शामिल हैं। अब देखो वर्तमान में आपकी बात हो रही है, वर्तमान में बात कर रहे हैं कि आपको जो पोलैंड है इसने सबसे पहले यूक्रेन की हेल्प करी है। तो पोलैंड कहाँ पर आता है? ये देखो ये आपका पोलैंड है, ये देखिए ये आपका आता है पोलैंड। ठीक है, ये है पोलैंड यहाँ पर, ये देखो ये आपका पूरा पोलैंड है। तो इसने सबसे पहले यूक्रेन की हेल्प करी है। बात क्लियर है? अब इसका हेडक्वार्टर कहाँ, देखो इसका हेडक्वार्टर कहाँ पर आएगा? तो देखो बेल्जियम जो है, बेल्जियम के ब्रुसेल्स में इसका हेडक्वार्टर है। देख रहे हो आपको, ये देखो ये बेल्जियम है। ठीक, तो बेल्जियम के ब्रुसेल्स में इसका हेडक्वार्टर है। ठीक, तो पोलैंड कहाँ पर आता है? यहाँ पर आपका आता पोलैंड आता है, यहाँ आता है बेल्जियम का ब्रुसेल्स। बात क्लियर है? चलिए आगे बढ़ लेते हैं। अगला क्वेश्चन आपके सामने है कि एससीओ के पर्यटन मंत्रियों की बैठक कहाँ हो रही है? इसका आंसर है वाराणसी। ठीक, चल अब बात करते हैं कि जो आपका एससीओ है यानी शंघाई कोऑपरेशन ऑर्गेनाइजेशन, इसमें कितने देश आते हैं? तो देखो भैया इसमें 8 देश इससे अंतर्गत आते हैं। 8 देश इसमें आते हैं। 2001 में इसकी स्थापना की गई है। ठीक, 8 देश इसमें आते हैं। कौन कौन से देश हैं? रशिया, कजाकिस्तान, किर्गिस्तान, ताजिकिस्तान, उज्बेकिस्तान, पाकिस्तान, इंडिया और चाइना। 8 देश इसके मेंबर हैं इसके एससीओ के, और 2001 में इसकी स्थापना की गई। बात क्लियर है? चलिए आगे बढ़ लेते हैं। शंघाई कोऑपरेशन ऑर्गेनाइजेशन, एससीओ बोलते हैं इसको। इंटर गवर्नमेंटल यह ऑर्गेनाइजेशन है, अंतर सरकारी संस्था है ये। तो भी इसके 8 मेंबर हैं, चाइना, रशिया, कजाकिस्तान, किर्गिस्तान, ताजिकिस्तान, उज्बेकिस्तान, इंडिया और पाकिस्तान। ठीक, पढ़ लिया हमने। इसका हेडक्वार्टर है बीजिंग, चाइना में इसका हेडक्वार्टर है। ठीक, 2001 में इसकी स्थापना हुई है। इसका उद्देश्य क्या है? टू प्रमोट कोऑपरेशन ऑन सिक्योरिटी, कोऑपरेशन ऑन सिक्योरिटी, इकोनॉमिक, कल्चरल एंड पॉलिटिकल इशू। सिक्योरिटी, इकोनॉमिकल, कल्चरल, सांस्कृतिक, पॉलिटिकल इश्यूज पे जितने भी आपके मेंबर कंट्री हैं इनके साथ में इनका सामंजस्य स्थापित करके आगे चलना। बात क्लियर है? इन सभी के बीच में सामंजस्य स्थापित करना। मृगावनी राष्ट्रीय उद्यान किस प्रदेश में आता है? आंध्र प्रदेश, तेलंगाना, महाराष्ट्र या गुजरात? तो भैया इसका आंसर तेलंगाना। तेलंगाना में आता है मृगावनी राष्ट्रीय उद्यान। ये क्वेश्चन बन सकता है तो उसको ध्यान से पढ़ना है। अब देखिए इसमें G20 ग्रुप की बिजनेस 20 बैठक कहाँ संपन्न हुई है, कहाँ शुरू हुई है? इसका आंसर क्या होगा? इसका आंसर है गंगटोक, सिक्किम। सिक्किम यानी गंगटोक में G20 ग्रुप की बिजनेस 20 बैठक शुरू हुई है। ठीक, चलिए क्वेश्चन बनेगा आपसे। अब बात करते हैं कि G20 में कितने देश, देखिए
जो आपका G20 है बेसिकली इसमें 19 देश हैं, ठीक। G20 में बेसिकली 19 देश आते हैं प्लस यूरोपियन यूनियन, ठीक। तो 19 देश और आपका आता है 1 यूरोपियन यूनियन, इसको मिला के बनते, इसको बोलते हैं G20, ठीक। 19 देश प्लस यूरोपियन यूनियन, तो उसको बोलते हैं G20। अब देखें जो आपका G20 है इसमें 19 देश आते हैं, तो कहाँ कहाँ पर है? सबसे देखिए आपका नॉर्थ अमेरिका वाला पार्ट है, यहाँ पर कनाडा है, यूएसए है, मैक्सिको है, ठीक। यहाँ पर आपका आता है ब्राज़ील और अर्जेंटीना, तो ये होगा आपका 5, ठीक। यहाँ आता है आपका यूरोप में नॉर्वे और आपका आता है नीदरलैंड, सॉरी ये नहीं आएगा, ये नहीं आएगा, सॉरी ये नहीं आएगा, ये आपका ऑब्जर्वर है, ठीक। तो आपका कनाडा, यूएसए, मैक्सिको या ब्राज़ील, अर्जेंटीना। इसके अलावा देखें आप यहाँ पर आपका आएगा यूके, ये फ्रांस, ठीक। इसके अलावा देखेंगे आप सबसे नीचे यहाँ पर देखें इटली, यहाँ पर इटली आएगा, ये फ्रांस, जर्मनी आएगा, ठीक। यूके, फ्रांस, इटली, जर्मनी, ठीक। तो कितना हो गया? 5, 6, 7, 8, 9, तो यहाँ पर हो गया आपका 9, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। ये आपका आ गया रशिया, ये आपका यहाँ पे तुर्की आ गया, ये तुर्की वाला पार्ट हो गया, ये हो गया इंडिया, ठीक ठीक। ये आपका आ गया, ये सऊदी अरब हो गया, ये हो गया आपका साउथ अफ्रीका, ये अफ्रीका आपका महाद्वीप है, तो अफ्रीका यहाँ पर हो गया, ठीक। तो 9 गए, 10, 11, 12, 13, 14, ये आपके हो गए 14, ठीक। यहाँ पर आपका चाइना आ गया 15, ये 15 हो गया, ठीक। तो बेसिकली कनाडा, यूएस, मैक्सिको, यहाँ पर ब्राज़ील, अर्जेंटीना, यूके, फ्रांस, इटली, जर्मनी, साउथ अफ्रीका, सऊदी अरब, इंडिया, तुर्की, रशिया, ठीक। यहाँ पर आपका आ गया पीआर चाइना, 15 हो गया आपका। इसके बाद देखें यहाँ पर जापान, साउथ कोरिया और इंडोनेशिया और ऑस्ट्रेलिया, इस प्रकार से 19 देश इसमें आते हैं प्लस यूरोपियन यूनियन, ठीक। तो G20 के आपने 19 देश हमने पूरे पढ़ लिए मैप में, आपको उसको याद रखना है, तो आपके एग्जाम में क्वेश्चन बनेगा, तो कंफ्यूज नहीं होना है। चलिए अब बात करते हैं G20 के बारे में, थोड़ी सी बात कर लेते हैं कि जो आपका G20 देश है, G20 इज एन इंटरनेशनल फोरम ऑफ द वर्ल्ड मेजर इकोनॉमीज, जो आपके विश्व के बड़े इकोनॉमिक्स देश हैं उनको शामिल करके इसकी स्थापना की गई है। इट इंक्लूड्स 90 कंट्रीज एंड द यूरोपियन यूनियन, 19 देश प्लस यूरोपियन यूनियन को उसमें शामिल किया गया है। G20 इसको बोलते हैं। तो G20 वॉज फॉर्म्ड इन 1999, 1999 में इसकी स्थापना की गई थी। इन रिस्पॉन्स टू फाइनेंशियल क्राइसिस के बाद में इसकी स्थापना की गई है ताकि भविष्य में ऐसा ना हो। मेंबर्स रिप्रेजेंट 80% ऑफ द वर्ल्ड्स इकोनॉमिक आउटपुट, जो उसके मेंबर देश हैं वो विश्व की 80% इकोनॉमिक को रिप्रेजेंट करते हैं। G20 होल्ड्स एनुअल समिट्स टू डिस्कस ग्लोबल इकोनॉमिक इशू, जो हमारे देश के ग्लोबल इकोनॉमिक इशू है उसको डिस्कस करने के लिए इसके समिट्स होते हैं। G20's प्राइमरी गोल्स इज टू प्रमोट इंटरनेशनल इकोनॉमिक कोऑपरेशन, पूरे देश में इकोनॉमी को लेकर जो कोऑपरेशन की आवश्यकता उसको स्थापित करना इसका उद्देश्य है। सम ऑफ द मेजर इश्यूज डिस्कस्ड बाय द G20 इंक्लूड्स ट्रेड, फाइनेंस एंड क्लाइमेट चेंज। जो उसके मुद्दे होते हैं डिस्कशन के वो होते हैं ट्रेड, फाइनेंस एंड क्लाइमेट चेंज। द G20's डिसीजन आर नॉट लीगली बाइंडिंग बट दे डू कैरी सिग्निफिकेंट पॉलिटिकली वेट। इनको जो निर्णय होते हैं, इनके समिट के जो निर्णय होते हैं वो किसी पर बाध्य नहीं होते हैं ना, किसी पर बाध्य नहीं होते हैं कि आपको लेना या आपको ये फॉलो करना पड़ेगा, लेकिन इनका महत्व होता है, इनको फॉलो करके आप अपने निर्णय कर सकते हो देश को लेकर, ठीक। चलिए आगे बढ़ते हैं इसको। अगला क्वेश्चन आपके सामने है कि द एलिफेंट विस्पर क्या है। ये डॉक्यूमेंट्री है, इसको हाल ही में ऑस्कर 95 ऑस्कर में इसको बेस्ट डॉक्यूमेंट्री का अवार्ड मिला है। द डॉक्यूमेंट्री द एलिफेंट विस्पर, काफी अच्छी डॉक्यूमेंट्री है, ठीक। ऑस्कर विजेता गीत नाटू नाटू, नाचो नाचो जो आपको हिंदी में है, तो नाटू नाटू किसने लिखा है? तो इसका आंसर है चंद्र बोस। ये एम किरवानी है जिसने संगीत दिया है, जो आपका गाना इसको संगीत दिया है एम किरवानी ने और इसको लिखा है चंद्र बोस ने, ठीक। चलिए तो फिल्म RRR के संगीतकार कौन है? संगीतकार है एम किरवानी, सामने आपकी फोटो है एम किरवानी। चलिए आगे बढ़ते हैं। हड़प्पा सभ्यता के किस स्थान से खगोलीय वेधशाला का प्रमाण मिला है? ठीक, क्वेश्चन क्या है?
जो आपकी हड़प्पा संस्कृति है, ये पूरी आपकी हड़प्पा संस्कृति है, तो यहाँ पर किस स्थान से खगोलीय वेधशाला का प्रमाण मिला है। ठीक, ये पूरा आपका एरिया है हड़प्पा सभ्यता का, तो यहाँ पर कहाँ मिला है, कालीबंगा, धोलावीरा, लोथल, मोहनजोदड़ो। तो इसका आंसर धोलावीरा है। ये देखो आपका ये पूरी हड़प्पा सभ्यता है, तो यहाँ पर गुजरात के क्षेत्र में ये आपका आता है धोलावीरा। ठीक, यहाँ पर तो बेसिकली यहाँ पर इसके साक्ष्य मिले हैं। किसके साक्ष्य मिले हैं, खगोलीय वेधशाला। ठीक, अच्छा क्वेश्चन है। चलिए अगला क्वेश्चन आपका बनता है कि वंदे भारत ट्रेन की पहली महिला लोको पायलट किसे बनाया गया है, कौन है। इसका आंसर होगा सुरेखा यादव। ये आपके सामने सुरेखा यादव को, बेसिकली सुरेखा यादव वो है, सुरेखा यादव वंदे भारत ट्रेन की पहली महिला लोको पायलट है। काफी अच्छा क्वेश्चन है ये। अगला क्वेश्चन है, भारतीय रिजर्व बैंक ने 2023 तक कितने देशों के बैंक को रुपये में व्यापार करने की परमिशन दी है, रुपये में, ठीक है, रुपीज में। तो 18 ऐसे बैंक हैं जिनको परमिशन मिली है। चलिए, हाल ही में पहला फिल्म महोत्सव कहाँ शुरू किया गया है, इसका आंसर क्या होगा इसका, मेघालय में पहला फिल्म महोत्सव शुरू हुआ है। चलिए, महिला विश्व बॉक्सिंग चैंपियनशिप की शुरुआत कहाँ हुई है, इसका आंसर क्या होगा, इसका आंसर होगा भैया नई दिल्ली में महिला विश्व बॉक्सिंग, देखिए आईबीए वुमेन्स वर्ल्ड बॉक्सिंग चैंपियनशिप 2023 कहाँ हुई है, न्यू दिल्ली में इसकी शुरुआत हुई है। ये क्वेश्चन, ऐसे क्वेश्चन आपसे आते हैं, पटवारी एग्जाम आ रहा है, पीएससी आ रहा है, सभी एग्जाम में क्वेश्चन बनेंगे और क्वेश्चन ऐसे ही बनेंगे, इसलिए ध्यान से पढ़ते चलना है और इनके नोट्स भी आपको मेंटेन करते चलना है। अगला वीडियो जल्दी आएगा, तब तक आप सभी स्वस्थ रहें, खुश रहें, धन्यवाद।